हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपनी सीरीज इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 185 यानी मोड ऑफ एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम्स। पहले ये हमारे पास हुआ करता था सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए ये सेक्शन हमारे पास क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी लोन एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहला वर्ड आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आपने कोई भी लोन एक्सेप्ट किया, लोन की परिभाषा आप सभी जानते हैं, किसी भी तरीके का अगर आप सामने वाले से लोन एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सेकेंड वन ये बात कर रहा है डिपॉजिट के बारे में, जैसे कि आपने कोई भी रेंट से रिलेटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट किया या अदर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो ये उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट ये बात करता है किसी अदर स्पेसिफाइड सम के बारे में, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का आप लोगों ने एडवांस ले लिया या कोई अदर स्पेसिफाइड सम आप लोगों ने रिसीव कर लिया। आप किसी भी तरीके से पैसा रिसीव करते हैं, चाहे वो लोन हो, चाहे वो डिपॉजिट ही हो या फिर अदर स्पेसिफाइड सम हो, तो ये सेक्शन क्या कहता है, आप लोगों को पैसा कैसे लेना है। अकाउंट पे ही चेक से आप लोगों को पैसा लेना है या फिर आप लोगों को अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से पैसा लेना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप लोगों को पैसा लेना है। अगर इनके अलावा आपने पैसा लिया यानी किसी कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा लिया तो ध्यान रखिएगा आप लोग सिर्फ और सिर्फ 19,999 तक की ट्रांजैक्शन ही कैश के अंदर ले सकते हैं। 19,999 से ज्यादा अगर आप लोग कैश ट्रांजैक्शन लेते हैं तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी लग जाएगी और इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो आप लोगों को लग जाएगी सेक्शन 450 के अंदर। यहाँ पे सेक्शन 450 आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो सेक्शन 450 है वो पहले आपके पास क्या होता था, सेक्शन 271D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंप्लीट सीरीज हम यहाँ पे करेंगे जो 2025 एक्ट है, क्लियर, और कंपैरिजन करते चलेंगे हर एक सेक्शंस का कि पीछे 1961 में इनको कौन सा सेक्शन रेफर, ये कौन सा सेक्शन थे, क्लियर। नाउ अब सेक्शन 450 जो है वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने 19,999 से ज्यादा की अमाउंट की ट्रांजैक्शन अगर कैश में की तो आप लोगों के ऊपर 100% पेनल्टी का प्रोविजन है। बट इसके अंदर आप लोगों को क्या कहता है कि आप लोग कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आप लोगों की जो ट्रांजैक्शन है, जो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है लोन, वो किससे एक्सेप्ट किया, या डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम जो एक्सेप्ट किया वो गवर्नमेंट से आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, इन दैट केस आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो। या फिर आप लोगों ने किसी भी बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, या फिर कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय स्टेट, सेंट्रल और प्रोविंशियल एक्ट से आप लोगों ने लिया। गवर्नमेंट कंपनी जो है अगर उनसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, क्लास, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों की नोटिफाइड की हुई है, उनसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किया तो आप लोग यहाँ पे कैश में पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी इश्यू नहीं है इनसे एक्सेप्ट करने में। यहाँ पे 19,999 की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। और यहाँ पे आप लोगों ने सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी है, जो ये लिमिट आप लोगों की अप्लाई हो रही है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जो मैंने 19,999 का लोन लिया, मैं एक काम करता हूँ 19,999 का लोन पहली बार ले लेता हूँ अप्रैल में, फिर मैंने क्या किया जून में अगेन ले लेता हूँ 19,999 का लोन, फिर मैं अगस्त में 19,999 का लोन ले लूंगा। यानी अलग अलग डेट्स पे हम लोग क्या करते हैं, 20,000 से कम का लोन लेते रहते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी हर एक ट्रांजैक्शन 20,000 से कम की रखते हैं। क्या ये चीज अलाउड है? नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। स्पेसिफिकली देख लिया, आपको बोला गया है अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। यानी एग्रीगेटली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो एग्रीगेट अमाउंट है लोन की, डिपॉजिट की या स्पेसिफाइड सम की, वो 19,999 से कम की होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब जो एग्रीगेट अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें जो प्रीवियस लोन आप लोगों ने लिया हुआ है, जो ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, वो लोन की अमाउंट आप लोगों ने ऐड करके चलनी है, क्लियर। द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट
जो अमाउंट आपने ऑलरेडी ले रखी है प्रीवियसली और डिपॉजिट आप लोगों ने लिया हुआ है उस पर्सन से, वो जो अभी तक अनपेड है, अनपेड वाले की मैं बात कर रही हूँ, वो अनपेड अमाउंट आप लोगों ने ड्यू डेट के टाइम पे ऐड करके चलिए, जब आप अलग और पैसा उससे ले रहे हैं उस टाइम पे अगर वो अमाउंट मिला करके आपके पास 19,999 से ज्यादा की अमाउंट बन रही है तो आप और अमाउंट उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो एग्रीगेट अमाउंट है 20,000 या उससे ज्यादा है ऑलरेडी, तो आप उससे वो पैसा एक्सेप्ट मत कीजिएगा कैश के अंदर। इस सेक्शन में एक और एक्सेप्शन आप लोगों को दी गई है, अगर जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, दो लोग आपके पास होंगे, एक पर्सन जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्सन जो लोन ले रहा है। क्लियर? अब जो पर्सन लोन दे रहा है और जो पर्सन ले रहा है, अगर ये दोनों पर्सन की इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सोर्स से होती है और दोनों की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। देखिए सब सेक्शन 3 मेरे पास क्या कहता है कि वो पर्सन जो लोन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट पर्सन हु इज टेकिंग लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, और वो पर्सन जिसके थ्रू लोन जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, इन दोनों पर्सन की इनकम अगर एग्रीकल्चरल के थ्रू हो रही है और इन दोनों में से किसी भी पर्सन की जो इनकम है वो इस एक्ट के अंदर उसके ऊपर टैक्स चार्जेबल नहीं है, यानी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, नाइदर हैज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। अगर उन दोनों की इनकम सिर्फ एग्रीकल्चरल से है और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, यानी वो दोनों आपस में जितना भी चाहे उतना कैश लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो क्लियर हो गया आपको ये? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए अगर कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी या रूरल डेवलपमेंट बैंक, 3 चीजें हैं आपके पास, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अगर अपने मेंबर को लोन दिया या फिर मेंबर से लोन लिया तो जो लिमिट मैंने 20,000 की बताई है वो लिमिट 20,000 से बढ़कर 2 लाख की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो लिमिट है, लिमिट 20,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये 20,000 से बढ़कर यहाँ पे 2 लाख की लिमिट आपके पास हो जाएगी, यानी ये लोग 1,99,999 तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी मैम। यहाँ पे जो लोन और डिपॉजिट है ध्यान रखिएगा, एक तो लोन और डिपॉजिट जहां पे भी वर्ड यूज है दैट मींस लोन एंड डिपॉजिट ऑफ मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कहीं भी ये सेक्शन ट्रिगर हो गया, ध्यान रखिए सेक्शन 450 अप्लाई हो जाएगा, 100% पेनल्टी आप लोगों के पास लग जाएगी, बहुत बड़ी अमाउंट की पेनल्टी है। किसी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कैश के अंदर लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट हो रहे हैं तो आपके लोगों के पास सेक्शन 185 ट्रिगर होगा, 100% पेनल्टी ट्रिगर हो सकती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है किसी भी क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर ऐसा कोई सिचुएशन अगर होती है तो बहुत आप लोगों को ध्यान से उसको हैंडल करना है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्लीट सीरीज हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इनकम टैक्स की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जो सेक्शंस आप लोगों को चाहिए वो सेक्शंस आप लोग सर्च कर सकते हैं। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।